हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। इससे पहले हमने वर्णमाला का इतिहास बताया था कि वर्णमाला कैसे कैसे कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किस देश ने पहले इसको उत्पत्ति किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण के बारे में हम देखें तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तथा जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला या वर्ण के कितने क्या भेद हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानें। वर्ण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। और स्वर में बात करें तो स्वर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में ह्रस्व यानी कि छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व मतलब छोटा जो आ होता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है, ये ह्रस्व में आएंगे। और बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ओ, ये सब दीर्घ में आएंगे। उसी प्रकार व्यंजन में आते हैं तो व्यंजन डिवाइड होते हैं 5 रूप में। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतः व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन, चौथा आगत व्यंजन, पांचवा संयुक्त व्यंजन। तो आइए इसके बारे में जानें। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनको कहने के लिए हमारी जीवा तालु को स्पर्श करे, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ड, ढ। तो यानी कहने का ये तात्पर्य है कि जिसको बोल ऐसे शब्द या व्यंजन के शब्द जिसको बोलते समय हमारे दो होठ या जीवा एक दूसरे को स्पर्श करे, वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और उसी प्रकार आगे चलते हैं, देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जो हमारे अंतस्थ चीज को स्पर्श करे, यदि जीवा उठ के हमारे अंतस्थ चीज को स्पर्श करती है तो अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, जैसे य, र, ल, व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। उष्ण व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। उष्ण व्यंजन में यदि हम बात करते हैं तो इसको बोलते समय जैसे उष्मा टाइप की श श कर की आवाज़ें निकलें तो उसको उष्ण व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। जैसे अंदर से जो बोलते समय अंदर से आवाज़ बाहर जाए, अंदर से हवा बाहर निकले। ठीक है, उसी प्रकार अगला व्यंजन है आगत व्यंजन, जो है ज, फ। तथा अगला व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से तात्पर्य है कि ऐसे व्यंजन जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे छतरी वाला जो छ होता है, इसको कहा जाता है कि छ और त्र से मिलकर बना होता है। ठीक है, त्र त्र मतलब त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ ग और य से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार श्र मतलब श और र से मिलकर बना होता है। तो ये हो गए हैं। ठीक है, तथा हम ये ज्ञात करते हैं कि स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, जैसे आ, ई, ऊ, री, ये सब टोटल मिला के 11 होते हैं। तथा व्यंजन की कुल संख्या 41 होती है, जो क से लेके ज्ञ तक है। ठीक है, टोटल स्वर और व्यंजन को काउंट हम करेंगे तो ये होते हैं 52। ठीक, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो यदि शब्द की परिभाषा हम ज्ञात करते हैं तो शब्द दो या दो से अधिक
वर्णों के सार्थक मेल को भी शब्द कहते हैं। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द से तात्पर्य यह है कि जैसे दो वर्ण आपस में मिले तो उसका कोई शब्द जो बने उसका कोई अर्थ निकले। जैसे अमरूद, अमरूद अगर हुआ तो अमरूद एक फल है। जैसे क प्लस न कन, कन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, ये निरर्थक शब्द है। तो इसी प्रकार ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसको सार्थक शब्द, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले उसको निरर्थक शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शब्द के भेद में। शब्द के 4 भेद हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। पहले आइए जानते हैं कि अर्थ के आधार पर इसको कैसे बांटते हैं। अर्थ के आधार पर जाते हैं तो ये सार्थक और निरर्थक जो अभी हमने बताया। तो सार्थक में वही है कि जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक में जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो सार्थक भी डिवाइड है। देखिए, एकार्थ, अनेकार्थ, पर्यायवाची, विलोम, समानभाषी शब्द युग्म, ये है सार्थक शब्द। ठीक है। एकार्थ मतलब जिसका एक अर्थ निकले, अनेकार्थ मतलब जिसका अनेक अर्थ निकले एक शब्द का। पर्यायवाची आप लोग जान ही रहे हैं, पढ़ते आए हैं बचपन से। पर्यायवाची मतलब एक शब्द के कई अर्थ हों, कई रूप में उस शब्द को बोला जाए। जैसे हाथी का पर्यायवाची होगा गजकारी को जोर मतंग। और विलोम शब्द का ये होता है कि जैसे कोई शब्द यदि हम जैसे कहते हैं ऊपर तो उसका विलोम शब्द हो गया नीचे, यानी उल्टा बोला जाता है विलोम शब्द का। अब निरर्थक शब्द, इसका कोई पार्ट नहीं क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम देखे जाते हैं तो तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष, विदेशज, ये इसके भेद हैं। अब अगला आते हैं रचना के आधार पर। यदि हम रचना के आधार पर हैं तो इसके भेद हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। ठीक है। अब आते हैं अगला प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर यदि हम शब्द को डिवाइड करें तो ये पहला आता है विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, विशेषण, क्रिया ये सब आते हैं। और दूसरा आता है अविकारी, जिसमें क्रिया, विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है। अब